गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और देखिए अभी हमारा लेक्चरर का आजकल तैयारियां चल रही है, तो ये तो नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन होगा तो पक्का। तो इसी सिलसिले में हमने एक पेपर ऐसे छोटा सा एक पेपर थोड़ा सा आइडिया के लिए कि हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन। तो एक 25 क्वेश्चन का एक छोटा सा पेपर तैयार कर रखा है। थोड़ा सा आपको एक नॉलेज की टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इजी नॉट टफ, एक मिडिल बेस में मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगी, आंसर को एक्सप्लेन भी करेंगे। और उसी से रिलेटेड इसमें आपका कुछ जैसे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मैंने पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन लिए, इसमें ब्रिटिश भी हैं और अमेरिकन भी हैं, राइटर हैं। तो अभी देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु सेड शेक्सपियर इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। देखिए शेक्सपियर, एवरीबडी नोज शेक्सपियर इज अ वेरी बिग एंड वेरी पॉपुलर नेम। जो जिसने लिटरेचर नहीं भी पढ़ा तो उसको भी शेक्सपियर के बारे में मालूम है, क्योंकि शेक्सपियर एक हमारे जो है वो लिटरेचर की दुनिया में तो है और जनरल स्टडी की दुनिया में भी उनको जाना जाता है। तो शेक्सपियर की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा, लेकिन एक कोट उनको मिला है कि शेक्सपियर इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो बड़े बड़े लोगों ने शेक्सपियर के बारे में बड़े बड़े नोट दिए हैं, बड़े बड़े कोट दिए हैं उनकी सोनेट्स के बारे में, उनके बिकॉज ही वॉज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड ही रोड 154 सोनेट्स। अदर आफ्टर दैट ही रोड सो मेनी पोएम्स। तो बहुत सारे, उनका बड़ा नाम है। तो ये कोट उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पर चार आंसर है। एक मार्लो है, मार्लो इन्हीं के एज के हैं, स्पेंसर भी इन्हीं के एज के हैं, सिडनी भी इन्हीं, क्योंकि शेक्सपियर 16 सेंचुरी के बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे। और एलिजाबेथ दैट टाइम, उस समय एलिजाबेथ, लेडी एलिजाबेथ शासन में थी। और उसके अलावा इतना मतलब शेक्सपियर का इतना बड़ा नाम था, शेक्सपियर की ड्रामा ने इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी गेन करी कि उस एज को शेक्सपियरियन एज बोलना शुरू कर दिया था। तो उसी समय शेक्सपियर के आगे पीछे कुछ प्री शेक्सपियरियन, कुछ शेक्सपियर के, तो वो लोग सब शेक्सपियर के साथ थे। तो उसमें एक मार्लो है और एक फिलिप सिडनी है, एक स्पेंसर है, ये सब उस टाइम के राइटर है। तो एक बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि शेक्सपियर जब बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट नहीं बने थे, दैट टाइम ही वॉज मतलब वो स्ट्रगल कर रही थी। तो थिएटर की दुनिया में उन्होंने कई तरीके के काम करे। बाद में तो थिएटर उनके नाम से जाना जाता था, शेक्सपियरियन थिएटर, क्योंकि इतने ड्रामा आते थे उनके। लेकिन उस ड्रामेटिस्ट बनने से पहले उन्होंने कुछ छोटे छोटे ड्रामा में, इवन की लड़की का भी काम करा। बेन जॉनसन के ड्रामा में उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने थिएटर में भी काम किया है, तो स्पॉट बॉय का भी। तो बेन जॉनसन जो कि एक बहुत बड़े शेक्सपियर से पहले मतलब जिस समय शेक्सपियर स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर करके उनका बड़ा फेमस उनके ड्रामा आते थे। तो उस समय तो शेक्सपियर, तो बेन जॉनसन ने उनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, तो आंसर इज बेन जॉनसन। तो ये चार के चार जो है, क्रिस्टोफर मार्लो और स्पेंसर, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, ये चार के चार शेक्सपियर के आसपास के राइटर हैं। तो अमंग देम बेन जॉनसन गिव दिस टाइटल दैट शेक्सपियर इज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नेक्स्ट है नेम द ग्रुप्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। क्योंकि अभी देखो शेक्सपियर ने 38 ड्रामा लिखे थे, सबको मालूम है। उसमें उनके कॉमेडी ड्रामा, ट्रेजिडी ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा, बहुत तरीके के ड्रामा थे। और उसके बाद उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, सबको मालूम है। शेक्सपियर के जब से सोनेट का जन्म हुआ था इटली में, फिर वहां से इटली से सोनेट इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड में बहुत लोगों ने सोनेट लिखे। सोनेट क्या होता है? एक पोयम होती है, उसकी फिक्स बात ही होती है कि सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 लाइन। ठीक है, तो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे थे। तो सोनेट में उनके तीन इसमें सोनेट थे। पहले वाले सोनेट उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखे थे, 100 से 126 तक। फिर 127 से लेकर 152 तक का जो सोनेट था, वो उनकी कोई कोई बिलव्ड, कोई प्रेमिका, कोई भी उनकी लाइफ में एक लेडी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसको लेडी ईटन और मिस्टीरियस लेडी, ऐसे करके डार्क लेडी, कई नामों से जाना जाता था। तो 127 से लेकर 152 तक के जो पोयम के नंबर हैं, क्योंकि पोयम जो सोनेट होते हैं वो
नंबर में आते हैं, ग्रुप में होते हैं, हर सोनेट का इंडिविजुअल नाम नहीं होता है। तो उन्होंने फिर दो उनके डिफरेंट सोनेट थे, तो वो सोनेट का नाम क्या था, वो कह रहे कि इसमें किस नेम द वैसे तो ओवरऑल उनके सोनेट को सोनेट्स कहते हैं, शेक्सपियर के सोनेट के ग्रुप को सोनेट्स बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा उनके सोनेट को द फेयर यूथ सोनेट, द ग्रीक सोनेट, द डार्क लेडी सोनेट, ऑल थ्री, तो ये तीन के तीन उनके नाम। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑल थ्री। देखिए जो डार्क लेडी है ना, वही लेडी, ये फेयर यूथ, ये सब मतलब उनके जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखे थे। और इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ के किसी को नहीं पता चला कि शेक्सपियर ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि ही डिड नॉट राइट एनी ऑटोबायोग्राफिकल थिंग्स। एक आधे ड्रामा जैसे द टेम्पेस्ट है उन्होंने, अदरवाइज। लेकिन जब सबने उनके सोनेट्स पढ़े, सोनेट्स पढ़ने के बाद पता चला कि शेक्सपियर जो है वो एक बहुत बड़े मतलब ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि जो उन्होंने लव सोनेट लिखे और फ्रेंडशिप में जो सोनेट लिखे वो सारे सोनेट्स रियल थे। क्योंकि सोनेट्स, अगर आपका अपना ओन रियल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सोनेट नहीं लिख सकते। सोनेट उसी टॉपिक में लिखे जाते हैं जो आपने, जिस टॉपिक को आपने जिया है, चाहे वो लव है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपका स्ट्रगल है। तो सोनेट के लिए इट्स वेरी मच कंपलसरी दैट दिस इज रियल एंड ट्रू। तो इसका आंसर है ऑल थ्री। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेक्सपियर सोनेट्स आर कॉल्ड इंग्लिश सोनेट्स, शेक्सपियर सोनेट्स एंड एलिजाबेथन सोनेट्स। ठीक है, तो शेक्सपियर के इंग्लिश सोनेट, क्योंकि जो इससे पहले सोनेट थे उनको इटालियन सोनेट कहा गया, क्योंकि सोनेट की उत्पत्ति पेट्रार्चन एक राइटर थे, उन्होंने पेट्रार्चन स्टार्ट किए थे, तो दैट्स व्हाई दो सोनेट्स वर कॉल्ड पेट्रार्चन सोनेट एंड इटालियन सोनेट। लेकिन जब इटली से सोनेट इंग्लैंड में आए तो बहुत लोगों ने सोनेट लिखे, ठीक है। लेकिन शेक्सपियर ने जब 154 सोनेट्स का एक ग्रुप आया उनका, वो इतने इतने चार्मिंग थे, इतने रियल थे, इतने ट्रू थे, इतने एक्सपीरियंस्ड थे कि उनके सोनेट्स को इंग्लिश सोनेट का नाम मिल गया और शेक्सपियर सोनेट्स का नाम मिल गया। और दैट टाइम एलिजाबेथ थी तो एलिजाबेथन सोनेट। तो शेक्सपियर के सोनेट्स को तीनों सोनेट के नाम से जाना जाता है, चाहे आप शेक्सपियरियन सोनेट बोलो, चाहे इंग्लिश सोनेट बोलो, चाहे एलिजाबेथन सोनेट बोलो। इवन कि शेक्सपियर के तो ड्रामा को एलिजाबेथन ड्रामा, जो उस समय जो ड्रामा थे इंग्लिश थिएटर थे, तो शेक्सपियरियन थिएटर, या इस तरीके से एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज, क्योंकि शेक्सपियर वाज अ वेरी बिग नेम। हाँ, तो इसका भी आंसर आपका है ऑल थ्री। शेक्सपियर सोनेट्स आर प्योरली क्या थे। अब ये तो अलग चीज है कि इसमें रिलीजियस कितने थे, ऑटोबायोग्राफिकल कितने, लेकिन इतना 100% कि सारे के सारे सोनेट ऑटोबायोग्राफिकल था। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट कि कोई भी राइटर सोनेट लिखे, चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखो, सोनेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट हैज 14 लाइन्स। ठीक है, जितना कंपलसरी 14 लाइन होना है उतना ही कंपलसरी कि वो ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि आप जिस भी टॉपिक में लिखोगे वो इंटेंस आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है, कि उसकी जो रियलिटी है, प्योरिटी है, उसका जो अनुभव है, वो मतलब आपने आपने उस टॉपिक को जिया है तन से, मन से, दिमाग से, विचार से, भाव से। तो तब इसलिए उनके सोनेट्स को ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट्स कहा गया। हो सकता है उसमें रिलीजियसनेस हो, मैरिड लव हो, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि देज आर ऑटोबायोग्राफिकल। ये तीन होना इतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के सोनेट स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, हर किसी के सोनेट मैरिड लाइफ पे नहीं हो सकते, हर किसी के। तो सोनेट जो होते हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल, और शेक्सपियर के सोनेट भी ऑटोबायोग्राफिकल है। चलिए नेक्स्ट आइए। शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड इन, क्योंकि शेक्सपियर की देखो एक बहुत बड़ी बात थी, जनरली जो शेक्सपियर के साथ के जो राइटर थे, साथ के राइटर को प्री शेक्सपियरियन बोला गया, क्योंकि जितने भी शेक्सपियर के एज के जो राइटर थे, बर्थ जिनका सेम सेम होता है, वो लोग 20-25 ईयर में बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट और बहुत बड़े राइटर बन गए थे। लेकिन शेक्सपियर को 40 ईयर के आसपास पॉपुलैरिटी मिली। He became a very good and very big and very popular name when he was 40। तो 40 साल के आसपास, और जब उनका क्या आया शेक्सपियर का सोनेट आया,
फिर उनके लव्स, लेबर, लॉस्ट, ऐसे बहुत सारे ड्रामा आए। तो वो एक एडल्ट इंसान थे, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब सोनेट शेक्सपियर का सोनेट पब्लिश हुआ तो वो डेट थी आपकी 1609, ठीक है। मतलब दो डेट होती है, एक तो लिखने की, एक पब्लिश की डेट। मेन जो डेट होती है पब्लिश की होती है कि जब कोई चीज आपकी पब्लिश होती है। चलिए नेक्स्ट आए ओड। देखिए अब ओड क्या है, जैसे सोनेट एक पोयम होती है, सोनेट की जैसे पोयम होती है ना, पोयम में बहुत सारी बातें होती है। पोयम में जैसे मैंने शायद आपको पढ़ाया है कि पोयम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जैसे ओड आता है, सोनेट्स आते हैं, लिरिक आते हैं, एपिक आता है, मोक एपिक, बैलेट, एलिजी, ठीक है। ये सब पोयम है और हर पोयम की अपनी एक विशेषता होती है। हम कहेंगे ओड इज अ पोयम, सोनेट इज अ पोयम, लिरिक इज अ पोयम, एपिक है। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि सोनेट एक प्रकार का ओड होता है, नहीं बोल सकते। कि बैलेट एक प्रकार का सोनेट हो सकता है, नहीं हो सकता। बैलेट पोयम होती है, लेकिन बैलेट अलग पोयम होती है और सोनेट अलग। सोनेट अलग पोयम होती है और ओड। तो ये सब क्या है, जैसे सोनेट की एक डेफिनेशन है कि सोनेट में 14 लाइन होती है, ऐसी बैलेट की डेफिनेशन है कि बैलेट में एक छोटी स्टोरी होना कंपलसरी है। ऐसे ओट की एक विशेषता है कि ओट्स मोस्ट फिलोसफिकल सीरियस कंपोजिशन होता है। और एपिक क्या होता है, एपिक एक क्लासिकल, एक बहुत डिग्निफाइड पोयम होती है जो जनरेशन टू जनरेशन, 3-4 जनरेशन की कहानी को बनाती है, जिसमें कई एपिसोड होते हैं, कैंटोज होते हैं, पार्ट होते हैं। तो इसलिए ओड भी एक टाइप ऑफ पोयम है, ठीक है। द मोस्ट फिलोसफिकल डिग्निफाइड कंपोजिशन इन लिटरेचर। अभी हम लेक्चरर का आपका पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चरर इंग्लिश का, तो जिसमें कि हम पोइट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आए और आप चीज़ें समझें, क्योंकि दिस इज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर, दिस इज लेक्चरर। ये आपका लिटरेचर है। तो लिटरेचर में आपको स्पोकन कितना आता है ये इतना मायने नहीं रखता, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है ये ज़्यादा मायने रखता है। दिस इज मोस्ट कंपल्सरी दैट यू हैव नॉलेज ऑफ योर ओन सब्जेक्ट एज लिटरेचर। इन लिटरेचर वी लर्न पोइट्री, ड्रामा, prose, fiction, or we have so many writers, so many type of drama, so many type of poems, so many type of novels, so many type of prose. तो आपको इंग्लिश बोलना कितना आता है ये इतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ओड क्या है, ओड एक बहुत ही मोस्ट डिग्निफाइड कंपोजिशन है। इसमें क्या होता है कि ये कोई मैटर नहीं करता कि कितनी लंबी कितनी छोटी होनी चाहिए। मैटर ये करता है कि एकदम डीपली आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, इतना डीपली आप उसमें खो जाते हो कि आप खुद को, अगर आप इवनिंग के बारे में लिख रहे हो तो आपको खुद लगेगा कि आप इवनिंग का एक पार्ट हो। अगर आप नाइटिंगेल के बारे में लिख रहे हो तो आपको लगेगा आप खुद भी नाइटिंगेल की दुनिया में चले गए हो। आप जिस टॉपिक में, और इतना फिलोसफिकल, इतनी हिडन बातें, ऐसी बातें जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जब हम ओड लिखते हैं तो हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। जैसे कीट्स ने बहुत सारे ओड लिखे हैं, सपोज माना उन्होंने ओड टू ए नाइटिंगेल लिखा, तो जब हम नाइटिंगेल के बारे में लिखेंगे तो हम कहेंगे ओ नाइटिंगेल यू आर सो ब्यूटीफुल, कि तुम, सीधे डायरेक्ट हो रहा है। तो ये सारे ओड क्या है, इसमें हमारे ओड है, ओड टू मेलंकली, मेलंकली का मतलब उदासी, ओड टू अ नाइटिंगेल कि एक नाइटिंगेल पर ओड, ओड टू साइकी, साइकी हो जाना मतलब साइकी हो जाते हैं कई लोग ना, मतलब अरे ये साइको है कहते हैं ना, तो साइको का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। साइको कभी जैसे बहुत ज्यादा डीपली अपने अपने भगवान के प्यार में खो गई हो, या आप अपने वर्क के प्रति एकदम बहुत डिवोटेड हो, आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो गलत, तो आपको लोग कहेंगे तो साइको है। तो आप किसी भी टॉपिक, किसी भी बात के प्रति एकदम बिल्कुल डिवोटेड हो गए हो, एक्स्ट्रा हो गए हो, नॉर्मल से ज्यादा, तो साइकी, उस साइकी को इन्होंने डिस्कस किया। साइकी इज ऑलवेज नॉट एन अबनॉर्मल थिंग। और ओड टू स्प्रिंग, तो ये सारे ओड हैं, क्योंकि जॉन कीट्स एक बहुत बड़े राइटर थे, 27 ईयर में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन
इतने से टाइम पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे और ओड के लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे भी रोमांटिक एज एक एज थी जिसमें कि सबसे ज्यादा पोइट्री लिखी गई और उसी में वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, ये सब बड़े बड़े राइटर थे। तो कीट्स अपने ओड के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू कीट्स थे लिखे, लेकिन ओड टू स्प्रिंग इज नॉट रिटन बाय कीट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये एक कोट है कि ब्यूटी क्या होती है, असली ब्यूटी वो होती है जो हमें हमेशा खुशी देती है। हमेशा खुश रखने वाली ब्यूटी क्या होती है, वो अमर ब्यूटी होती है। जैसे हमारे चेहरे की सुंदरता है या कोई भी इस दुनिया में मेटेरियलिस्टिक चीज है, हमें गाड़ी भी खरीदें तो कुछ टाइम बाद वो खराब होने लग जाती है। जेवर भी गोल्ड भी पहनेंगे तो पहने पहने धीरे धीरे उसका कलर खराब हो जाता है, उसकी चमक खत्म। तो ऐसी कौन सी चीज है, तो ये कह रही कि जो असली ब्यूटी क्या, आदमी के चरित्र की, उसके व्यवहार की, उसकी अच्छाई की, सच्चाई की जो ब्यूटी होती है वो अमर होती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो उस ब्यूटी को हम कहते हैं जो आदमी को परमानेंटली हैप्पीनेस देती है। ये एक बहुत फेमस कोट है पूरे लिटरेचर का, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब बता रहे कि ये किस में से लिया गया है। ठीक है, ये चार के सारे वर्क जो है ये कीट से लिखे हैं। कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ग्रेशियन अर्न क्या होता है, अर्न एक कलश होता है और ग्रेशियन ग्रीक। ओड टू ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़ का महीना। ओड टू साइकी, मैंने आपको एक एंडीविगन एक पोयम है, एक बहुत लंबी पोयम है एपिक टाइप की, जो कीट्स ने लिखी थी। सारी पोयम कीट्स ने लिखी हैं, ठीक है। तो कीट्स ने लिखी थी, लेकिन कीट्स को बहुत क्रिटिसाइज मिला था और उसके बाद कीट्स इंग्लैंड छोड़ के इटली चले गए थे। उसके बाद इटली में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो एंडीम्यून एक बहुत फेमस पोयम है। तो एंडीम्यून एक लव पोयम है, ठीक है। तो उसी में से ये कोट लिया गया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, इन कीट्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर। ये आपको ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्योंकि जो कीट्स के लास्ट के साल थे उस समय कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। फिर वो इटली में अपनी फ्रेंड के यहाँ रहे और ऐसी क्रिटिकल स्टेज में उन्होंने कई कहानियां, अपनी पोएम्स वगैरह लिखी थी। तो जो 1819 जो ईयर है, क्लोजिंग ईयर कीट्स की डेथ का ईयर है। तो मतलब 19, 20, 21, 2-3 साल फिर बाद में तो कीट्स बीमार भी पड़ गए। तो 18, ये आपका कई बार आता है क्वेश्चन। 1819 में कीट्स ने सबसे ज्यादा पोएम लिखी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आइए, ला बैलेट डेम सेंट्स मर्सी। ये एक पोएम का नाम है, ला बैलेट डेम। डेम माने होता है एक ब्यूटीफुल औरत, सेंट्स मर्सी मतलब निर्दयी औरत, एक ब्यूटीफुल निर्दयी औरत, ठीक है, जो कि अपने प्रेम के जाल में फंसा के किस तरीके से लोगों को मतलब मरने के लिए छोड़ जाती है। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी पोएम है, बैलेट। तो ये पोएम कीट्स ने लिखी है। तो ये बता रही क्या है कि एपिक पोएम है, बैलेट पोएम है, सोनेट पोएम है, ओड पोएम है। तो क्योंकि ला बैलेट डेम सेंस मर्सी के अंदर एक पोएम है, सॉरी स्टोरी है, पोएम तो सभी हैं, ये सब पोएम है, लेकिन एपिक अलग होता है, बैलेट अलग होता है, सोनेट, क्योंकि इसके अंदर एक स्टोरी है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बैलेट। तो ये क्या है, एक बैलेट है, ठीक है। ला बैलेट डेम सेंस मर्सी जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर पोएम है, और जिसको कि हम बैलेट कहते हैं, और इसके अंदर एक स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एडोनिस। देखिए एडोनिस क्या है, बहुत आपने अगर थोड़ा बहुत भी लिटरेचर पढ़ा होगा तो हमारे लिटरेचर में कुछ ओड फेमस है, कुछ एपिक पोएम फेमस है, कुछ मोक एपिक पोएम फेमस है, कुछ सोनेट्स फेमस हैं, और कुछ एलेजी फेमस है, बहुत फेमस है। जैसे कि हमारी लिटरेचर की 4 एलेजी हैं, जिसमें कि एक लिसिडास है जो मिल्टन ने लिखी थी, और एक एडोनिस है, एक मर्मियन है, और एक सॉरी मिल्ट जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने भी एक एलेजी लिखी थी, मुझे ये नाम याद अभी नहीं आ रहा। तो 4 एलेजी क्या होती है, एलेजी एक शोक गीत होता है जो किसी दुख, दर्द या किसी की मौत पर लिखा जाता है। एलेजी इज अ सॉन्ग ऑफ मेलंकली, उदासी या दुख से भरा हुआ एक सॉन्ग
जिसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई मौत हुई है। मौत अगर इंसान की नहीं हुई है तो कोई रिश्ते की, कोई विश्वास की, मानवता की, धर्म की, उस पर एलिजी लिखी जाती है। ठीक है, तो 4 और एलिजी हमेशा किसने लिखी, 4 क्वेश्चन बनते हैं एलिजी के। वैसे तो बहुत बनते हैं, कि किसी भी पोएम के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एलिजी का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एलिजी किसने लिखी और टॉपिक क्या है, कि जैसे मैंने एलिजी लिखी तो किसके ऊपर लिखी है, तो किसी की डेथ पे लिखी, या 3 क्वेश्चन। चौथा, एलिजी किस एज में लिखी गई है, एलिजी की सेंचुरी कौन सी है, एलिजी किस टाइप की है, क्योंकि एलिजी मेन क्या होती है, एक पर्सनल होती है, एक इम्पर्सनल होती है, एक पेस्टोरल होती है। पर्सनल एलिजी जैसे पर्सनली कोई जो राइटर है उसका कोई फ्रेंड या उसकी फैमिली, कुछ अपने खास लोग होते हैं। इम्पर्सनल हम मानवता के नाम पर समाज में कहीं भी कुछ जो दुख होता है उस पर लिखते हैं। और पेस्टोरल एलिजी वो होती है जो हम गांव के परिवेश में, स्पेशली कोई गडरिया भेड़ भेड़ चढ़ाने वाला, उस पर और उसकी भेड़ों के ऊपर, जैसे कोई गडरिया है मर जाता है, उसकी भेड़ों के ऊपर, ऐसे गांव के परिवेश में पेस्टोरल एलिजी लिखी जाती है। तो एक एलिजी से और फिर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एडोनिस भी एक एलिजी है। ठीक है, जब कीट्स, बहुत बड़ा नाम है कीट्स, छोटी सी एज में वो मतलब बड़ा काम कर गए थे। तो कीट्स और शैली एक एज के हैं, एलिजाबेथन एज के, सॉरी रोमांटिक एज के। जब कीट्स की इटली में डेथ हो जाती है और शैली होते हैं इंग्लैंड में, तो उनको बड़ा दुख होता है बहुत, कि कीट्स की डेथ हो गई, और बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो उनकी डेथ पर उन्होंने ये एलिजी लिखी, एडोनिस। अब एडोनिस क्या है, एक बहुत बड़ी कथा है। एडोनिस एक पौधा होता है, फिर किस तरीके से क्या कहानी होती है। तो एडोनिस एक एलिजी है जो कि शैली ने किड्स की डेथ पर बहुत ही दर्द के साथ लिखती। और जो जब हम एलिजी लिखते हैं ना, तो एलिजी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो पूरा कंप्लीट मेलंकलिक होता है, दुख से भरा हुआ। फिर उसके बाद बीच में एक नॉर्मल एक क्या होता है कि आदमी को एक रिलीफ मिलती है। ठीक है, RELIE। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच आती है, ए पार्ट, फिर बी मिडिल पार्ट, फिर सी। क्योंकि जब एलिजी स्टार्ट होती तो देखते हैं कि लिखने वाला बहुत दुखी है, बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी जो मतलब जो कीट्स है वो क्यों इतनी छोटी एज में उनकी डेथ हो गई। फिर धीरे धीरे एलिजी करते करते उसको कीट्स की कीट्स मतलब एक कोई नहीं, वो आज है, उनकी पोयम है, पोयम के रूप में जाने रह जाएंगे। उन्होंने बड़े बड़े ओड लिखे और दुनिया को इतना। फिर उसके बाद एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच कब आती है, जब वो कहता है कि कीट्स तो ऊपर चले गया, वहाँ भगवान बड़े बड़े जो कीट्स से पहले जो मास्टर की डेथ हुई थी, वो सब कीट्स का वहाँ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत स्वर्ग में कीट्स के लिए जो सरस्वती की देवी जो हमारी है वो उसको वेलकम कर रही है। तो इस तरीके से एलिजी क्या है, दुख से सुख की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट है व्हाट इज टेनिसंस मोड। अब हम जो शैली थे वो शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन एज के थे और 16th सेंचुरी के राइटर थे मेनली। हालांकि उनके ड्रामा बाद में 17th सेंचुरी में सामने आए थे। फिर हमने कीट्स पढ़ा, कीट्स एक रोमांटिक एज के राइटर हैं। ठीक है, अभी हम टेनिसन पढ़ रहे हैं। टेनिसन जो एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम है। और इन्होंने बहुत ही अपनी एज के, क्योंकि रोमांटिक एज के बाद आती है विक्टोरियन एज, 19th सेंचुरी, तो इनको कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। कुछ राइटर क्या होते हैं, अपने वर्क के द्वारा अपनी एज को रिप्रेजेंट करते हैं कि एज में जो चल रहा है। तो उस समय इंग्लैंड में जो एकदम हाइट पर था, अच्छा बुरा दोनों चीजें, तो उन्होंने अपनी एज में उसको दिखाया है। तो टेनिसन की अब मॉड भी एक प्रकार की पोएम होती है। ठीक है, मॉड ड्रामा, ये पोइटिक भी होता है, मॉड पोइटिक ड्रामा भी होता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये एक नैरेटिव पोएम है, माइथोलॉजिकल पोएम है, मोनोड्रामा या प्रोज रोमांस है। तो नैरेटिव तो एक गा गा के लंबी पोएम होती है, माइथोलॉजिकल जिसके अंदर कोई पौराणिक कथा होती है, और प्रोज रोमांस जो किसी के एडवेंचर की कहानी होती है।
जैसे कोई राजा है उसके युद्ध की कहानी, कोई संत है उसकी कहानी। मोनो ड्रामा क्या होता है? एक मोनो स्पीचलेस ड्रामा, जिसमें कि हम स्टेज में पूरा ड्रामा करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की हेल्प से जो भी कैरेक्टर हैं वो पूरा उस ड्रामा को दिखाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ स्पीचलेस ड्रामा ऑन थिएटर ऑन स्टेज। तो ये क्या है? एक मोनो ड्रामा है, टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। फॉर मैन कम एंड मैन मे गो बट आई गो फॉर एवर। ये कोट है बहुत सुंदर, कि लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं, है ना, कि हम कहीं से आते हैं तो वापस भी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां से वापस भी आते हैं। लेकिन जो झरने हैं, नदियां हैं, वो सिर्फ जाती है, यहाँ तक कि ट्रेन भी जाती है तो वापस आती है, हवाई जहाज भी जाता है तो वापस आता है ना। इवन की दुनिया भी, अगर इंसान यहाँ से जाता है तो फिर वापस न्यू बर्थ लेके आता है। बट ये झरना, ये कहानी में एक जो भी अपने बारे में बता रहा है वो कह रहा है कि मेरा काम सिर्फ जाना है, मैं गया तो मैं वापस कभी नहीं आता हूँ। तो ये एक बहुत ही सुंदर लाइन है। एग्जाम में आपके जितने अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ऑल द क्वेश्चंस मेनी टाइम अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई कई बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है, और ये जितने भी कोटेशंस हम पढ़ रहे हैं रिपीटेड कोटेशंस हैं। तो ये क्या है? ये टेनिसन ने पोएम लिखी। टेनिसन की पोएम है ब्रेक 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 एक पोएम है, अर्ली स्प्रिंग एक पोएम है, ब्रूक एक पोएम है, और सन्स एंड द लोटस एक पोएम है। तो ये ब्रूक क्या होता है? एक छोटी नदी, ऊपर से जो झरना नीचे गिरता है फिर वो आगे को जाता है। अब जो चीज ऊपर से नीचे गिर गई एक बार, कोई भी नदी, कोई भी झरना, वो ऊपर तो नहीं जाएगा। तब ये ब्रूक कह रहा है। ये जो ब्रूक है ना, ब्रूक, ये ब्रूक पोएम क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ब्रूक। ब्रूक क्या होता है? झरना, कि एक झरने की अपनी ऑटो वो बता रहा पूरे, फिर मैं यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे जाता हूँ, फिर मुझे रास्ते में कंकड़ मिलते हैं, फिर कहीं पैबल्स होते हैं, कहीं मुझे कोई अंकल का फार्म मिलता है, फिर छोटी छोटी मछलियाँ, मैं चलते रहता हूँ और लास्ट में जाके मैं एक बहुत बड़ी रिवर में मर्ज हो जाता हूँ। तो ब्रूक अपनी कहानी बता रहा है। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रूक, मतलब एक छोटा झरना, एक छोटा झरना जो ऊपर से नीचे गिर के फिर धीरे 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 आगे बढ़ के एक बड़ी रिवर का पार्ट बन जाता है। तो ब्रूक इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, अ वेरी ऑटोबायोग्राफिकल एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रूक। ब्रूक इज a little river and finally it was merged in a big river. तो this is the poem written by Alfred Lord Tennyson, और ये सारी की सारी पोएम उन्होंने लिखी। लेकिन ये कोटेशंस जो है वो तब वो कह रहा है कि लोग जाते हैं, आते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन मैं गया तो गया, फिर मैं वापस कभी नहीं आता। चलिए नेक्स्ट आइए। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि पुराने ऑर्डर, अब देखिए जैसे कोई गवर्नमेंट जाती है फिर नई गवर्नमेंट आती है, जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसके अपने नए रूल रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे पहले से राजा लोग होते थे, एक राजा गया, जो नया राजा आएगा तो वो अपने नए मतलब रूल रेगुलेशंस करता है। तो ये वही है कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने ऑर्डर चेंज होते हैं, यील्डिंग उनकी जगह नई चीजें आती हैं। बहुत फेमस कोट है ये भी। तो ये क्या है? द राउंड टेबल, द कमिंग ऑफ अर्थर, द होली ग्रेल एंड द पासिंग ऑफ अर्थर। ये सारी की सारी पोएम टेनिसन की लिखी हुई है। ठीक है, ऑल द पोएम्स रिटन बाय टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, तो ये जो पोएम है, ये पासिंग ऑफ अर्थर, ये एक अर्थर मतलब किंग अर्थर की बहुत सारी कहानियां हैं। किंग अर्थर एक बहुत ही रॉयल राजा थे और उन्होंने काफी युद्ध लड़े। तो फाइनली एक जब युद्ध में एक बार वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, तो उनके साथ उनका कोई मंत्री, कोई उनका जो कहते हैं ना हेल्प हैंड जो होते हैं वो थे। तो वो दुखी होते हैं क्योंकि वो हो सकता है राजा की डेथ हो जाए। तब वो कहता है कि जब कोई पुराना आदमी जाएगा तभी तो नई चीजें आएंगी। तो इसलिए क्या होता है कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, अगर मैं चले गया मेरे बाद नया राजा आएगा और मैं वो नई चीजें लेकर आएगा। दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है, पहले क्या था और अब क्या हो गया। अभी
सुनीता विलियम को इतने 9 महीने बाद वापस लेकर आ गए हैं ना। तो कितना पहले तो जाना, कितना पहले कभी इमेजिन किसी ने नहीं करा था कि स्पेस में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, और समुद्र में हम बोट चला सकते हैं। इवन कि आदमी सिर्फ कच्चा खाना खाता था, कच्चा मांस खाता था, आग तक नहीं होती, फिर आग बनी, फिर नमक आया तो टेस्ट आने लग गया, फिर तो आप पूछो मत क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तब वो बोलते हैं। तो ये जो बहुत ही फेमस लाइन है टेनिसन की पोएम द पासिंग ऑफ, पासिंग मतलब जाना, मरता हुआ आदमी ये बोल रहा है कि मेरे लिए मत रो, और मैंने अपना जितने काम करने थे कर लिए, अब मेरी जगह कोई नया आएगा तो वो कुछ नया करेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, द ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ये भी एक बहुत, इसका मीनिंग क्या है कि जब आदमी मरता है ना, कैसा भी इंसान हो, ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम वो सच बोलता है, चाहे वो अपने बारे में बोलना चाहे किसी के बारे में। तो सच्चाई क्या, सत्य क्या होता है, मरते हुए आदमी के लिप्स में होता है ना। तो ये देखिए सारी बड़ी बड़ी पोएम है जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, टेनिसन की पोएम है थायरिसिस, बहुत फेमस, ये भी एक एलिजी टाइप पोएम है। तो सोराब एंड रुस्तम, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, इसमें हमें हिंदी में पर्शियन राइटर ने इसको लिखा था। थायरिसिस है, फिर टेनिसन ने लिखा इसको। स्कॉलर जिप्सी है, स्कॉलर, स्कॉलर की स्पेलिंग में थोड़ी गलती है ना, स्कॉलर जिप्सी है, और ये रग्बी चैपल, थोड़ा मैं इसको सही कर देती हूँ, ये ना रग्बी चैपल है, RUGBEY, रग्बी चैपल, ठीक है, चैपल ठीक है। और स्कॉलर SCHOLAR, ठीक है। जिप्सी, जिप्सी क्या होता है, जो बंजारे टाइप के घूमते रहते हैं, उनका कोई ज्यादा फिक्स एक एम नहीं होता है कि क्या करना है। तो देखिए ये सबके सब पोएम जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, वेरी मीनिंगफुल पोएम है जो कि टेनिसन ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑल द पोएम्स रिटन बाय टेनिसन। तो ये ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स, ये क्या है, ये पोएम सोराब एंड रुस्तम, एक बाप बेटे की कहानी है। किस तरीके के से बैटल फील्ड में बाप बेटे एक दूसरे के सामने, तो बाप के द्वारा बेटे की डेथ हो जाती है। तो उस समय ये लास्ट में जो बोले गए जो वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं सोराब के द्वारा। तो तब कहते हैं कि कितना भी बुरा इंसान हो और कितना भी अच्छा इंसान हो, लास्ट में वो रावण ने भी मरते समय ये राम बोला था, क्योंकि उसके घमंड ने उसको खत्म करा। अंदर से उसका दिल तो कहता था कि मैंने नारायण से पंगा ले रखा है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आदमी था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, लेकिन उसके अहंकार ने, उसके अहंकार ने उसको मानने नहीं दिया कि वो गलत है। और मरने के बाद, मरते समय उसने मान लिया कि वो गलत था और सामने भगवान खड़े। तो इसलिए कहते हैं कि मरता हुआ आदमी हमेशा, द ट्रुथ सिट्स अपॉन द, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सोराब एंड रुस्तम नाम के ड्रामा से लिए गए हैं। फिर आ गया अर्नोल्ड। अर्नोल्ड कौन है, मैथ्यू अर्नोल्ड, एक बहुत बड़े राइटर हैं। ये भी आपके जैसे टेनिसन विक्टोरियन एज के हैं, 19th सेंचुरी, क्योंकि दो चीज होती है ना, एक तो सेंचुरी होती है, एक सेंचुरी के अंदर एज होती है ना। तो ये 19th सेंचुरी में विक्टोरियन, जो लेडी विक्टोरिया, जैसे लेडी एलिजाबेथ बहुत रॉयल रानी थी, वैसी लेडी विक्टोरिया भी बहुत रॉयल रानी थी। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि एक बहुत बड़े राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, एलिजी राइटर के साथ साथ ये एक बहुत बड़े क्रिटिक भी थे, ठीक है, क्रिटिक बहुत बड़े, इन्होंने बड़ी बड़ी चीजों पर अपनी क्रिटिसिज्म में बुक लिखी है इन्होंने। तो अर्नोल्ड कल्चर एंड एनार्की, कल्चर मतलब कल्चर, सो संस्कृत चीज, और अनार्की एक अराजकता फैलाना। तो इसके कल्चर क्या होती है और अराजकता क्या होती है, इस पर इन्होंने लिखा है। ये भी एक इनका ऐसे है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, देखो रिलीजियस है, रिलीजन, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब टॉपिक हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, इन्होंने द टॉपिक से रिलेटेड, थियोलॉजी क्या होती है, एक नीति शास्त्र होता है, सही गलत क्या होता है, व्हाट शुड बी एंड व्हाट मस्ट बी हैपन, क्या होना चाहिए, क्या है, ये चीजें इन्होंने मतलब बताइए। तो ये सब्जेक्ट क्या है, कल्चर एंड एनार्की इज अ टॉपिक रिलेटेड टू थियोलॉजी। इन्होंने इसमें कल्चर और एनार्की की दोनों एक अपोजिट वाइस वर्सा चीजें हैं ना, जैसे आजकल
मॉडर्निटी वर्सेस वल्गैरिटी चल रहा है ना, कि मॉडर्निटी के नाम पर बहुत ही वल्गैरिटी चल रही है। और कल्चर क्या है? दिखावा। कल्चर तो अब खत्म ही रहा, जो है वो सिर्फ दिखावे में है। रियल में, पहनावे में, बोलचाल में, एक्टिविटीज में कल्चर नहीं है ना। तो खाली पूजा पाठ करना एक कल्चर नहीं होता है। अगर हम पूजा पाठ नहीं भी करें, हम अपनी आदतों में, व्यवहार में, अपने पहनावे में, अपने बड़े छोटे की रिस्पेक्ट में, अपने जो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ की ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी कल्चर है। तो ये क्या, दिस इज रिलेटेड टू थियोलॉजी। हाँ, इसका मेन टॉपिक है थियोलॉजी, ज्ञान देना, समझाना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मैथ्यू अर्नोल्ड से बिगेन हिज करियर। मैथ्यू अर्नोल्ड, क्योंकि मैंने बोला ये ही इज अ वेरी बिग नेम, अ ड्रामेटिस्ट, अ क्रिटिक, अ पोएट, एनालिजी राइटर। तो ये बहुत, और अपने टाइम के बड़े मतलब एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। और इनके फादर, इन्होंने रग्बी चैपल करके जो एलिजी लिखी थी, रग्बी चैपल में इनके पिताजी टीचर थे, हेडमास्टर थे। तो इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा ना, तो ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, 4 ऑप्शन है, टीचर एट स्कूल, एन एडिटर ऑफ क्रिटिकल जर्नल, अ प्रोफेसर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी क्वालिटी क्या है, एन एडिटर ऑफ क्रिटिकल जर्नल, क्योंकि क्रिटिक रहे ना बहुत बड़े, इन्होंने बड़े बड़े टॉपिक में लिखा है। तो एडिटर ऑफ क्रिटिकल जर्नल, जो जो आलोचना होती है, आलोचना का मतलब ये नहीं था किसकी बुराई कर रही, आलोचना का मतलब होता है कि जो टॉपिक है उसका सही पार्ट क्या और गलत पार्ट क्या और क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ये गलत है, तो डेफिनेटली मुझे पता होना चाहिए, मैं आपको बता सकूं कि सही क्या है। तो ऐसे क्रिटिकल जर्नल पर इन्होंने काम किया है, तो ही इज मोस्ट फेमस। ये आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने सारे राइटर हैं, उनमें जो एक क्रिटिक के नाम से बड़ा नाम है, क्योंकि क्रिटिक एक अलग ही थ्योरी होती है। एक पोएट इतना बड़ा क्रिटिक है ऐसा कम होता है, क्योंकि पहले ये पोएट हैं, एलिजी राइटर है, ड्रामेटिस्ट हैं, प्रोज राइटर हैं, लेकिन क्रिटिक इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो वेस्टलैंड, अब हम आ गए वेस्टलैंड में। देखिए वेस्टलैंड क्या है, एक मॉडर्न एपिक है, और इलियट लिखा है, इनका नाम है टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट। ठीक है, इलियट करके जानना काफी है। तो इन्होंने एक एपिक लिखा है, ये 20वीं शताब्दी के मॉडर्न एज के बहुत बड़े फेमस और इंटेलिजेंट राइटर, बिकॉज ही गॉट नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और इनके साथी राइटर हैं W.B. यीट्स। तो वेस्टलैंड करके इन्होंने एक मॉडर्न, आज की जो मॉडर्न सिचुएशन, जो बुरी तरीके से जहां पर हमारी परंपराएं, ट्रेडिशन, धर्म डूबता जा रहा है और मानवता गिरती जा रही है, और जो महिलाओं का जो जो एक आइडियल रोल था वो खत्म होते जा रहा है, मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो इन्होंने वो सब लिखा है। वेस्टलैंड का मतलब होता है एक बंजर भूमि। तो बंजर भूमि जैसे हो जाती ना, जिसमें कुछ नहीं उगता। तो टी.एस. इलियट के आदमी का दिमाग भी बंजर भूमि की तरह हो गया, क्योंकि इसके अंदर अध्यात्म खत्म हो चुका है। जैसे बंजर भूमि होती है ना, उसमें घास पास ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें होती है, गंदगी होती है, सिर्फ गंदगी होती है उसमें, उसमें कुछ भी मतलब मीनिंगफुल नहीं। वैसे आदमी का दिमाग में अध्यात्म, धर्म खत्म हो गया है, ये इन्होंने लिखा था। तो वेस्टलैंड एक बहुत फेमस पोएम है, बहुत, इसमें हजारों बातें हैं और हजारों ट्रेडिशन कल्चर का मिश्रण है। तो इसमें कितनी लाइन्स हैं, तो इसमें बोला 334, 373, 433 और 423। तो इसकी जो मेजर जो आंसर है इसका है कि 433। ये जो है ये 5 भागों में डिवाइडेड है, क्योंकि देखो एपिक के लिए कंपलसरी है कि एपिक कैंटोज में, पार्ट्स में, एपिसोड्स में होता है। तो वेस्टलैंड इज अ मॉडर्न एपिक रिटन बाय टी.एस. इलियट। इट हैज 433 लाइन्स और इट हैज 5 पार्ट्स। ठीक हो गया। अब नेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड का पहला पार्ट, ये सारे उसके पार्ट है कि द फायर सरमन, ये सरमन है। हाँ, सरमन, सरमन मतलब उपदेश। दूसरा गेम ऑफ चेस। तीसरा डेथ बाय वाटर, द बरियल ऑफ डेथ। और एक लास्ट है फायर सरमन, सॉरी मतलब एक पार्ट और है इसका। तो इसका जो सबसे बरियल, ये बरियल, बरियल ऑफ डेथ, जो इसका सबसे पहला पार्ट है वो है आपका
द बरियल ऑफ डेथ। बरियल ऑफ डेथ मतलब कि आदमी ऑलरेडी मरा है। जो जिस इंसान के अंदर भाव, इमोशन, अध्यात्म, धर्म, लव, ये सब चीजें खत्म हो गई है, जो सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, शरीर की खुशी के लिए, कपड़े अच्छे, गाड़ी अच्छी, घर अच्छा, ज्वेलरी अच्छी, जो शरीर के लिए खा रहा, शरीर के लिए, तो वो तो मरा है ना। तो कह रहे कि बरियल ऑफ डेड मतलब एक मरे हुए की कब्र, क्योंकि विदेशों में तो दफनाते हैं ना। तो जब आदमी मर रहा है तो वो खाली शरीर से मर रहा है, आत्मा से पहले, तो मरे हुए आदमी की कब्र पहला टॉपिक है इसका। ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड इंटरनेशनली दिस इज वेरी फेमस एपिक और रिटन बाय टी.एस. इलियट, अ ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट, राइटर, क्रिटिक, पोएट, ड्रामेटिस्ट, सो मेनी थिंग्स। और एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन, और इससे भी बड़ी बात, द पर्सन इज वेरी मच impressed, influenced with Indian philosophy, religion। अब इनको बोल रहे हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने जो वेस्टलैंड लिखा था, वेस्टलैंड एक बहुत मीनिंगफुल चीज है, इसके अंदर हजारों टॉपिक हैं। तो वेस्टलैंड क्योंकि 1901 से फिर हमारे नोबेल प्राइज भी स्टार्ट हो गए थे, तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1948 फॉर काहे के लिए? द वेस्टलैंड के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हु रोट द पोएम ईस्टर 1916? ये देखिए ईस्टर 1916, जैसे टी.एस. इलियट हैं ऐसे ही एक डब्ल्यू.बी. यीट्स मॉडर्न सेंचुरी के इसी एज के, टी.एस. इलियट ने जैसे एपिक लिखा द वेस्टलैंड, ऐसी डब्ल्यू.बी. यीट्स एक बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और फिर उसके बाद बहुत उन्होंने, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मतलब 20वीं शताब्दी में उन रोमांटिक ट्रेट्स, उनकी जो क्वालिटीज थी वो सारी रोमांटिक क्वालिटीज थी, और ऑटोबायोग्राफिकल उन्होंने पोएम लिखी थी। तो उनके एक पोएम का नाम है ईस्टर 1916। ईस्टर के दिन एक घटना घटित हुई थी इंग्लैंड में, जिसमें कि कुछ नॉर्मल से लोग, बेकार टाइप के जाने वाले लोगों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कुछ लोग कभी दुकान पर खड़े रहते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं, कुछ गाली वाली भी देते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि वो लोग बड़ा काम कर देते हैं। तो वही ईस्टर 1916 एक पोएम है जिसमें कि ईस्टर के दिन कुछ बेकार टाइप के लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया, और दैट्स वाई द डे इज वेरी फेमस। एंड ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस इवेंट, डब्ल्यू.बी. यीट्स मेड अ पोएम कॉल्ड ईस्टर 19। ठीक है, डब्ल्यू.बी. यीट्स ने ईस्टर 19 करके, Yeats is famous for the subject of her poem। ये हिज है, हाँ, HIS, हर, HIS, ठीक है, क्योंकि ये जेंट्स है। तो डब्ल्यू.बी. यीट्स अपनी पोएम में, जैसे होता है ना, कोई बच्चों पे लिखता है, कोई लव पे लिखता है, कोई अपनी फैमिली पे लिखता है, कोई समाज पे, तो डब्ल्यू.बी. यीट्स का टॉपिक क्या है? ओल्ड एज, यंग एज, चिल्ड्रन, नन ऑफ देम। तो मोस्ट ऑफ देम इनकी पोएम होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या होती है? डब्ल्यू.बी. यीट्स का अध्यात्म ये कहता है कि शरीर ओल्ड होता है, हमारा जो आत्मा, हमारा मन, दिल, हमारे विचार कभी ओल्ड नहीं होते। तो जब हम ओल्ड एज में इस शरीर के द्वारा अगर कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने दिमाग के द्वारा क्रिएटिव सोच सकते हैं, आंखों के द्वारा क्रिएटिव चीजें देख सकते हैं, और दिल के द्वारा इंजॉय कर सकते हैं। तो उन्होंने ओल्ड एज को, जैसे लोग कहते हैं कि वो कहते हैं एक जैसे एक हैंगर में कोट लटका रहता है, ऐसा ओल्ड एज होता है, ऐसा ओल्ड एज में आदमी का शरीर हो जाता है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर ओल्ड होता है, लेकिन हमें अपनी एज को, अपने जिंदगी को लास्ट तक का क्रिएटिव बनाने के लिए अपनी सोल का, अपने माइंड का, अपने दिल का और अपने भाव का पॉजिटिव यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये सारी चीजें हमेशा यंग होती। नेक्स्ट, व्हेन अ वास्ट इमेज, ये बहुत फेमस कोट है, ठीक है, जो कि व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पीचेस, मुंडी का मतलब क्या होता है? मुंडी एक बहुत बड़ा दिमाग, बहुत ही बड़ा दिमाग, और जहां से बिल्कुल विचित्र एक पोयम को बनाने के लिए, जब हमें बहुत ज्यादा
इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कल्पनाओं की ज़रूरत पड़ती है उसको समझाने के लिए, तो उस दिमाग वहाँ जहाँ से वो कल्पनाएं आती, जहाँ से इमेज आती, उसको कहते हैं स्पीचस मुंडी। इसका मतलब होता है कि स्टोर हाउस ऑफ वेरी मीनिंगफुल इमेजेस, जहां से बहुत ही मीनिंगफुल इमेजेस बाहर निकलती हैं। तो ये व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ, जब बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस, ये कोट है। तो ये कोट एक पोएम आई थी, सेकंड कमिंग, ठीक है, SECOND, सेकंड कमिंग, ठीक है, एक पोएम आई थी सेकंड कमिंग, बहुत फेमस पोएम जो कि W.B. यीट्स ने लिखी थी। तो सेकंड कमिंग में उसने बताया कि इंसान का रूप कैसा हो गया है, ये सिविलाइजेशन कितनी बुरी हो गई है, कितना विनाश हो रहा है, कितनी कल्चर, कितनी अच्छाइयां खत्म होती जा रही है। तो उस गंदगी को, उस अहंकार को, उस अंधकार को दिखाने के लिए उन्होंने जो वर्ड्स यूज करे वो स्पीचेस मुंडी से करे थे। उन्होंने कहा मैं वहां से इमेजेस ला रहा हूँ। तो सेकंड कमिंग एक पोएम है, इस सेकंड कमिंग की ये लाइन है, ठीक है। तो दीज लाइन्स रिटन बाय W.B. यीट्स एंड द नेम ऑफ पोएम इज सेकंड कमिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अभी देखो वो दो मॉडर्न पोएट थे, T.S. इलियट और W.B. यीट्स। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, जब हम अमेरिकन पोएट्री पढ़ेंगे तो उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आएंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट और इनका बहुत अच्छा नाम है। इनको 4 बार पुलित्जर अवार्ड मिला था। पुलित्जर अवार्ड एक बहुत बड़ा नाम होता है जो पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है, और इनकी पोएम को वहाँ के जो राष्ट्रपति थे W. कैनेडी, उन्होंने भी पसंद किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी इनकी पोएम को पसंद करा था। तो ही इज़ वेरी मच फेमस, बहुत ही किसान पोएट है। इन्होंने ऐसी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो बातें होती हैं उन पर बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पोएम लिखी थी। तो W.B. इज अमेरिकन पोएट। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज राइटर ऑफ, उन्होंने मोस्ट ऑफ देम काहे के लिए जाने जाते हैं, एपिक, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, सटायर और ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक प्रकार की पोएम होती है मोनो अकेले में, और लॉग स्पीच, जिसमें कि एक राइटर जो भी पोएम लिख रहा है उस पोएम में बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें जो भी सिचुएशन है, 2 या 3 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर, सारी सिचुएशन, सारी स्पीच, सारे डायलॉग्स एक अकेला आदमी रिप्रेजेंट करता है। वो ये भी बताएगा कि बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, हवा चल गई, पंखा गिर गया, लाइट चलेगी, लाइट आ गई, टोटल चीजों को एक ड्रामेटिक अंदाज में रिप्रेजेंट अकेले एक आदमी विद द हेल्प ऑफ ओनली वन मैन विद हिज स्पीच ही रिप्रेजेंट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड द पोएम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आपका। रॉबर्ट, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है, बीच में क्या आता है, तो रॉबर्ट एडवर्ड फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट सैम फ्रॉस्ट और रॉबर्ट नेमो। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो दीज आर द 25 क्वेश्चन। एज ये प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जितने भी अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े, ऑल द क्वेश्चंस आर अटेम्प्टिंग मैनी टाइम्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट कई रिपीट होते हैं। और एक लेवल मैंने आपको ऐसे लेवल से दिखाया है कि ना बहुत छोटा ना बहुत ही डिफिकल्ट, बिकॉज यू आर लेक्चरर का एग्जाम है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको इसके आंसर भी बता दिए हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो वीकली या हम एक टेस्ट सीरीज जरूर निकालेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।